सो लेट्स सी कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था, उसका एक ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं और फिर हम आज क्या लेक्चर देखते हैं। Recap। हमने हमने कल डिस्कस ये किया था कि हम किसी भी आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड पे पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब हम किसी वेक्टर के पार्शियल डेरिवेटिव को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो ये असल में टेंसर के तौर पर ट्रांसफॉर्म नहीं होता। इसमें कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं जो टेंसर्स की तरह ट्रांसफॉर्म नहीं होती। और चूंकि हमारी कोशिश ये होती है, बल्कि हमारी एक तरह से रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम फिजिकल लॉज को टेंसोरियल फॉर्म में लिखें, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट फॉर्म होती है और फिर हमें ये नहीं देखना पड़ता कि हमें किस कोऑर्डिनेट में काम करें, और तमाम फिजिकल लॉज जो हैं वो तमाम इनर्शियल फ्रेम्स के लिए सेम रहते हैं। तो बहरहाल हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसको टेंसोरियल फॉर्म में लिखें, और हमने देखा था कि ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है टेंस ये एज अ टेंसर ट्रांसफॉर्म नहीं होता। लिहाजा हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया था कोवेरिएंट डेरिवेटिव में, जिसको हम कनेक्शन कह रहे थे। और हमने कहा था कि ये जनरलाइजेशन है पार्शियल डेरिवेटिव की किसी भी आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड में। अगर तो वो मैनिफोल्ड आपकी फ्लैट होगी तो देन ऑब्वियसली ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव किसी लिमिट में कार्टेशियन सिस्टम पे फ्लैट स्पेस टाइम में किसी भी अप्रोप्रिएट लिमिट में पार्शियल में रिड्यूस हो जाएगा। अदरवाइज ये क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है ही कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली ये एक वन टू वन मैपिंग होती है। इस ये हमारा कनेक्शन है जिसको हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव कह रहे हैं। ये वन टू वन मैपिंग है दो टेंजेंट स्पेसेस के दरमियान। और हमने इसको डिफाइन इस तरीके से किया था, पार्शियल बीटा बी अल्फा, यहाँ पर इसकी कोई लीनियर टर्म हमने ऐड करनी थी। बीटा अल्फा रो रो। ये हमारे पास जो गामास आ रहे हैं ये कनेक्शन कॉफिशिएंट्स हैं। और हमने हमने कहा था कि मैट्रिक जनरल रिलेटिविटी में हर मैट्रिक के साथ कोई ना कोई कनेक्शन एसोसिएट होता है, कि यूनिक कनेक्शन एसोसिएट होता है। जिसको हम लीवी सिविटा कनेक्शन कहते हैं, और उस लीवी सिविटा कनेक्शन के जो सिंबल्स होंगे उनको क्रिस्टोफर सिंबल्स कहा जाता है। लेकिन इन जनरल ये रिक्वायरमेंट नहीं होती हमारे पास। मैथमेटिक्स में ऐसी हमारे पास मैथमेटिक्स में ऐसी सरफेसेस मौजूद हैं, ऐसी मैनिफोल्ड्स मौजूद हैं जिन पर मैट्रिक मौजूद होता है, लेकिन वहाँ आ, वहाँ कनेक्शन नहीं होता, या कनेक्शन मौजूद होता है मैट्रिक मौजूद नहीं होता। तो किसी एक का होना दूसरे की गारंटी नहीं है इन जनरल। लेकिन जनरल रिलेटिविटी में अगर आपके पास मैट्रिक मौजूद है तो उस मैट्रिक के साथ कोई यूनिक कनेक्शन जिसको लीवी चिवेटा कनेक्शन कहते हैं वो एसोसिएटेड होता है। कनेक्शन अगर हम फिगरेटिवली देखें तो कनेक्शन कर क्या रहा होता है। कनेक्शन असल में हमें अलाउ करता है किसी आर्बिट्री मैनिफोल्ड के मुख्तलिफ टेंजेंट स्पेसेस मौजूद हैं। लेट्स सपोज के एक टेंजेंट स्पेस आपके पास ये है, एक टेंजेंट स्पेस आपके पास ये है। इसको मैं टी पी एम कह देता हूँ, इसको मैं टी क्यू एम कह देता हूँ। यहाँ पर कोई वेक्टर ये मौजूद है पॉइंट पी पर, यहाँ पर कोई वेक्टर ये मौजूद है क्यू पर। इनको कंपेयर करने के लिए हम कनेक्शन यूज करते हैं। तो कनेक्शन को इस्तेमाल करके हम इन वेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो वेक्टर्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ये आपकी वेलोसिटी हो सकती है, मोमेंटम है, फोर्स है, एनीथिंग इट कैन बी।
अच्छा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि जनरल रिलेटिविटी में एक स्पेशल कनेक्शन है जिसको हम लीवी-चिविटा कनेक्शन कहते हैं, तो उसको और वो मैट्रिक के लिए यूनिक होता है। तो जब हम उसको यूनिक कह रहे हैं तो वहां पर हमने उसकी दो प्रॉपर्टीज एसोसिएट की हैं उसके साथ। सो लीवी-चिविटा कनेक्शन यूनिक होता है क्योंकि उस पे हमने दो एडिशनल कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं। एक तो उसको टॉर्शन फ्री होना चाहिए। टॉर्शन फ्री होने का मतलब ये है कि जो उसकी उसकी कनेक्शन कोएफिशिएंट्स की लोअर इंडिसेस हैं वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो इनका डिफरेंस जो है वो जीरो होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिक कंपैटिबिलिटी। तो यानी कि आपके मैट्रिक का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो जीरो होना चाहिए। और हमने देखा था कि इसकी एक जस्टिफिकेशन हमारे पास स्पेशल रिलेटिविटी से भी आती है। सो सो एक और सेंस में अगर हम देखें, अगर हम हेuriस्टिकली बात करूं तो असल में जो आपके पास कनेक्शन कॉफिशिएंट्स होते हैं, सो अल्फा बीटा गामा, ये असल में आपके पास फंक्शन होते हैं मैट्रिक के, क्योंकि हमने एक फार्मूला कल डिराइव की आकर हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई मैट्रिक दे दिया जाए तो आप उस मैट्रिक के जरिए कनेक्शन कॉफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। और असल में वो उस फार्मूला में मैट्रिक के फर्स्ट डेरिवेटिव्स मौजूद थे। सो हेरिस्टिकली कनेक्शन कॉफिशिएंट मैट्रिक के फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर होता है। ओके, देन हमने एक और चीज ये देखी थी कि जब आपने इन दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करना है तो आपको बेसिकली इस पॉइंट पर मौजूद वेक्टर को किसी तरीके से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा इस टेंजेंट स्पेस पे मौजूद पॉइंट क्यू तक। तो उसके लिए हम लेट्स सपोज कि ये वाला पाथ यूज कर लेते हैं। इसको पैरामीटराइज किया हुआ है किसी कर्व के थ्रू, किसी पैरामीटर लैम्डा के थ्रू। सो ये ऐसे है कि इस पाथ के ऊपर कोई ऑब्जर्वर ट्रेवल कर रहा है और आप यहाँ पर उसकी वेलोसिटी पॉइंट पी पर मेजर कर लेते हैं, और देन आप देखना चाहते हैं कि पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या है। तो असल में आपको उस वेलोसिटी वेक्टर को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमने इसमें ये देखा था कि जब हम ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो फ्लैट स्पेस टाइम में तो ये ट्रांसपोर्टेशन पाथ इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन किसी भी आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड पे अगर वो फ्लैट नहीं है तो ये जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये असल में पाथ डिपेंडेंट बन जाती है। और डिफरेंट पाथ्स आपको डिफरेंट वेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो हम सो इसके लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम पैरेलल ट्रांसपोर्ट कह रहे थे, क्योंकि अब असल चीज ये है कि आपने इन वेक्टर्स को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है कि आप ऑलमोस्ट आप इन दोनों वेक्टर्स को प्रॉपरली कंपेयर कर सकें, या ये क्या कह सकें कि हम कैसे इस वेक्टर को एज इट इज इस पॉइंट क्यू तक ट्रांसपोर्ट करवाएं। क्योंकि अगर हम क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि डिफरेंट पाथ्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के वेक्टर्स यील्ड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक पाथ ऐसा चूज करें इस वेक्टर के लिए जो इक्वेटर और देन इस ब्लू लाइन के थ्रू जाता हो, तो वेक्टर की डायरेक्शन आप कहें कि लेफ्ट की तरफ आ रही, लेकिन अगर हम ग्रीन पाथ के थ्रू इसको करवा रहे हैं ट्रांसपोर्ट, तो वेक्टर राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली आपके पास ओरिजिनल वेक्टर मौजूद नहीं है। इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है। सो सो इसके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन करने के कुछ रूल्स हैं और जो हमने कल ब्रीफली डिस्कस वैसे किए थे, हम एक दफ़ा उसको दोबारा रिव्यू करते हैं और फिर हम इसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं। हमने कहा था कि जो पैरेलल ट्रांसपोर्ट होती है, um, zoom in. So parallel transport is moving a vector। अब ये वेक्टर से मुराद है कि अब यहाँ पर वन फॉर्म भी हो सकती है, टेंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
हम वेक्टर्स को इसलिए डिफाइन करते हैं कि वेक्टर्स हमारे पास, अगर हम एक दफा वेक्टर्स को डिफाइन कर लें टेंजेंट स्पेसेस पे, सो देन हम बाकी चीजें इजीली कंप्यूट कर सकते हैं. सो अलोंग अ पाथ while keeping it constant. और हमने ये देखा था कि वेक्टर को कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि हमें करनी है कि वेक्टर अपने आप के पैरेलल रहे, जो कि डेफिनेटली कर्व स्पेस टाइम पे नहीं रह सकता 100% पैरेलल टू इटसेल्फ, और इसकी जो नॉर्म है वो प्रिजर्व्ड रहे, यानी कि इसकी लेंथ सेम रहे. बट बहरहाल लेकिन हमने ये देखा था कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें आर्बिट्ररी मैनिफोल्ड पे ऐसा मुमकिन नहीं है. लेकिन बहरहाल फिर भी आ, हम एक सूटेबल पाथ चूज कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके लिहाज से हम लोग वेक्टर्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. बहरहाल अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं इस मेथड को. सो जहां तक फ्लैट स्पेस टाइम का ताल्लुक है, सो फ्लैट स्पेस टाइम पर हमें ये पता है कि कार्टेशियन सिस्टम में फ्लैट स्पेस, अब यहाँ पर मैं स्पेस और स्पेस टाइम के वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ. ये कॉन्टेक्स्ट से ये क्लियर होना चाहिए आपको कि मैं स्पेसिफिकली स्पेस टाइम की बात करूँ या स्पेस की. इन जनरल मैं स्पेसेस कह रहा हूँ, लेकिन लेकिन वो चीजें स्पेस टाइम के लिए भी एज इट इज होल्ड करती हैं. ऑल्दो जहां पर मैं इंडिसेस यूज करूंगा वो इंडिसेस स्पेस टाइम की ही होंगी, ऑल्दो मैंने लिखा ये होगा कि फ्लैट स्पेसेस हैं, बट वो जितनी भी इंडिसेस मैं यूज कर रहा हूँ वो सब स्पेस टाइम के लिए 0 1 2 3 तक ही होंगी. तो बहरहाल ये फिलहाल दोनों बातों से मैं एक ही मतलब ले रहा हूँ, चाहे मैं स्पेसेस कहूँ या स्पेस टाइम कहूँ. तो बहरहाल फ्लैट स्पेस में कार्टेशियन सिस्टम के साथ अगर आप वेक्टर को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स चेंज नहीं होते. ये चीज हमने कल भी देखी थी. सो लेट्स सपोज कि अगर आपके पास ये फ्लैट स्पेस है और यहाँ पर आप एक वेक्टर को ये वेक्टर आपके पास मौजूद है, आपने इस वेक्टर को इस पॉइंट तक लेके जाना है, ए से बी तक लेके जाना है, और आप इसको पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ये इस पाथ के थ्रू, और देन आप इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से. तो इसके जो कंपोनेंट्स है वो अनचेंज रहते हैं, कंपोनेंट्स तब्दील नहीं होते. सो इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? सो लेट्स सपोज कि अगर आप अब यहाँ पर हमको एक जनरल कर्व ले लेते हैं, यहाँ तो मैंने स्ट्रेट पाथ लिया है. सो लेट्स सपोज कि आपके पास कोई कर्व है, अम, ये कर्व मौजूद है, उसके ऊपर हमने ये वेक्टर ले लिया, इसको हम वी बीटा कह देते हैं, और इस कर्व को मैंने पैरामीटराइज किया हुआ है लैम्डा के थ्रू. फ्लैट स्पेस में इसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते. तो इस कर्व के अलोंग इस वेक्टर में आने वाला रेट ऑफ चेंज हम लिख सकते हैं डी ओवर डी लैम्डा एक्स ऑफ, सॉरी, डी ओवर डी लैम्डा वी ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0, यानी इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा. इज दैट क्लियर? ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे. मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स में इस चीज को लिखूं तो फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. डी एक्स एल्फा ओवर डी लैम्डा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एल्फा वी बीटा इक्वल टू 0. यही आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ना? सो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है आपके पास, जिसको हम ये कह रहे हैं डी एक्स एल्फा ओवर डी लैम्डा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एल्फा, या हमारी शॉर्ट एंड नोटेशन में ये आपके पास क्या चीज है, ये टेंजेंट वेक्टर है. ये चीज क्लियर है ना? यस सर. ओके, ऑलराइट. तो अब हम इसी तरह ये हमने एक वेक्टर के लिए बात कर ली. अगर आपके पास कोई एक आर्बिट्ररी टेंसर हो तो फिर हम उसका डायरेक्शन उसके लिए कैसे लिखेंगे, ये पैरेलल ट्रांसपोर्ट फ्लैट स्पेस में फॉर आर्बिट्ररी टेंसर. अगेन उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखते हैं डी ओवर डी लैम्डा
आर्बिट्रेरी कैंसर ले लेते हैं, अल्फा 1 से अल्फा m तक और बीटा 1 से बीटा n तक, ये 0 के बराबर होगा। या इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स पार्शियल सॉरी dx अल्फा ओवर d लैम्डा पार्शियल ओवर पार्शियल x अल्फा t अल्फा 1 टू अल्फा m बीटा 1 टू बीटा n इज इक्वल टू 0। सो और ये जो चीजें ये अगेन ये सिर्फ टेंजेंट वेक्टर्स हैं कर्व्स पे, टेंजेंट्स टू कर्व्स। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करना चाहते हैं। अभी हमने फ्लैट स्पेस की बात की है और अब हम इसी कॉन्सेप्ट को करना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं एक आर्बिट्रेरी मैनीफोल्ड में। अच्छा, आर्बिट्रेरी मैनीफोल्ड में इस चीज को लेके जाना बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने आपने करना क्या, आप ये देखें आपके पास इस में यहाँ पर 3 क्वांटिटीज आ रही हैं। लेट मी डू दिस विद अ डिफरेंट कलर। एक क्वांटिटी आपके पास ये आ रही है, इससे मैं 1 कह देता हूँ। एक आपके पास ये आ रही है 2 और एक आपके पास है 3। आप क्वांटिटी 1 को देखें, क्या क्वांटिटी 1 टेंसर है? जी। यस सर है। तो क्या ये फ्लैट स्पेस और आर्बिट्रेरी मैनीफोल्ड पे टेंसर ही रहेगा? जी। क्या ये आर्बिट्रेरी मैनीफोल्ड पे जाके चेंज होगा या टेंसर ही रहेगा? कम ऑन। टेंसर ही होगा सर वहाँ। टेंसर ही होगा क्योंकि टेंसर टेंसर इनवेरिएंट क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा, यानी कि यस सर। इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है जनरलाइज करते हुए। जो थर्ड क्वांटिटी है टेंजेंट्स टू कर्व्स, क्या ये चेंज होगी? ये वेक्टर्स हैं असल में, पैरामीटराइज्ड वेक्टर्स वेक्टर। हैं। हाँ जी। चेंज होंगे फिर। लेकिन चेंज वेक्टर भी होंगे। टेंसर्स होते हैं। जी। बेसिकली टेंजेंट्स है टेंसर ना, होते हैं। टेंजेंट वेक्टर्स हैं ये। तो ये भी जी। चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये भी टेंसर्स की तरह ही ट्रांसफॉर्म होते हैं। जी सर। अच्छा, लेकिन जो क्वांटिटी 2 है हमने कल देखा था कि ये टेंसर्स की तरह ट्रांसफॉर्म नहीं होती। नहीं होती। तो लिहाजा अब आपको करना ये पड़ेगा कि आपको इसे दोबारा से चेंज करना पड़ेगा नेबुला में, अपने कोवेरिएंट डेरिवेटिव में। और एक चीज याद रखें कि ये एक जनरल रूल है, जहां पर भी पार्शियल डेरिवेटिव आता है वहां पर हम चुप करके उसको कोवेरिएंट डेरिवेटिव से चेंज कर देते हैं। और अगर तो वो फ्लैट स्पेस होगी तो कनेक्शन कोफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे, अगर नहीं होगी तो देन और उस सूरत में आपका ये डेरिवेटिव पार्शियल में रिड्यूस हो जाएगा। अगर नहीं होगी तो फिर ये आपके पास सिंपली कर्व स्पेसेस के लिए जनरलाइज हो जाएगा। अच्छा, सो ये जो अब आपने ये बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखा है किसी फ्लैट स्पेस के लिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर फ्लैट स्पेस। अब आपको चाहिए डायरेक्शनल
को डेरिवेटिव, ताकि वो किसी भी आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड पे एक्ट हो सके। सो यानी आपको कन्वर्ट करना है डी। मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव से जाना है डायरेक्शनल कोवेरिएंट डेरिवेटिव में। और हमें पता है कि इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, एक इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये चीज फ्लैट में होल्ड करती है, और अब हमें जाना है आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड में। तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमने इस पार्शियल को चेंज करना है कोवेरिएंट डेरिवेटिव के साथ। और चूंकि इसका सिंबल होता है डी ओवर डी लैम्डा, इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल डी ओवर डी लैम्डा में। अच्छा, ये जो चीज आपके पास बराबर होती है, ये बराबर होती है, इसकी डेफिनेशन है डी एक्स ओवर डी लैम्डा पार्शियल अल्फा। लिहाजा डी ओवर डी लैम्डा आपके पास बन जाएगा सेम रूल से डी एक्स अल्फा ओवर डी लैम्डा। क्या आएगा साथ में? जी, पार्शियल अल्फा। पार्शियल नहीं आ पार्शियल। सकता क्योंकि हम पार्शियल टेंसर नहीं, और हम इस वक्त आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड में हैं। पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आ सकता, कोवेरिएंट डेरिवेटिव आएगा। ये नहीं समझ आया पॉइंट? हम्म, ये चीज नहीं समझ में आ रही? समझ आ गया सर। अच्छा, तो फिर आपने यहाँ पे पहले पार्शियल डेरिवेटिव क्यों कहा था? मिसअंडरस्टैंडिंग थी सर, सॉरी। अच्छा, चले कोई बात नहीं। लिहाजा अब अगर हम किसी आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड पे उसी वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं, जो हमने पीछे बात की थी कि ये लेट्स सपोज कि यही आपके पास आ, ये कर्व है, और यहाँ पर कोई वेक्टर है वी बीटा, और ये कर्व है। अब ये आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड है, अब ये फ्लैट स्पेस नहीं है। तो लिहाजा अब यहाँ पर ये बन जाएगा डी ओवर डी लैम्डा वी बीटा इज इक्वल टू 0। यानी हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं डी एक्स अल्फा ओवर डी लैम्डा वी बीटा इज इक्वल टू 0। या अगर इसे और ज्यादा आप एक्सपेंड करना चाहें, कोवेरिएंट डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी इसमें इंक्लूड कर दें, पार्शियल अल्फा वी बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा। क्लियर? कोई मुश्किल इसमें? जी, कोई यस सर, मुश्किल? क्लियर। आसान है ना? नो सर। यस सर। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम किसी आर्बिट्रेरी टेंसर के लिए लिखना चाह रहे हैं, तो फॉर आर्बिट्रेरी टेंसर, जब मैं आर्बिट्रेरी की बात कर रहा हूं तो इससे मुराद हम लेते हैं एम एन टेंसर। तो ये बन जाएगा डी ओवर डी लैम्डा, कैपिटल डी ओवर डी लैम्डा, ऑब्वियसली टी अल्फा 1 टू अल्फा एम बीटा 1 टू बीटा एन टू 0, या इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स डी एक्स रो ओवर डी लैम्डा। अच्छा देखें, इसमें आपने ना इंडिसेस का खास तौर पर ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिसेस का ध्यान रखना क्यों जरूरी है।
ये इंडिसेस की प्रैक्टिस यहाँ पर आपको थोड़ी सी ना रिक्वायर होगी। तो ये हमने उसको लिख लिया कंपोनेंट फॉर्म में। तो ये आपके पास बेसिकली एक जर्नल इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ से अगर आप ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर मैं इस इक्वेशन को भी देखूं तो, या इसको देख लें, एक ही बात है। ये दोनों इक्वेशंस आपको ये बता रही हैं कि ये जो पैरेलल ट्रांसपोर्ट की आपने इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, सो बेसिकली ये पैरेलल ट्रांसपोर्ट की इक्वेशंस हैं। और आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड में इक्वेशन ऑफ पैरेलल ट्रांसपोर्ट, अभी मैं इसको जरा एक रिफाइंड फॉर्म में लिखूंगा। ये इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव्स इंक्लूड है। ये बेसिकली एक दफा आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव। सो बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और देन आपको पता है मैथमेटिकल मेथड्स के कोर्स से कि हम और डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और ये सिर्फ एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ इनिशियल वैल्यू सप्लाई करनी है और अम, हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, सो अब इसको सॉल्व हमें कैसे करना है, या हम कैसे ये सारा कुछ कर सकते हैं, बार वो मैं भी थोड़ी देर तक बात करूंगा इसको सॉल्व करने की। लेकिन कुछ और कमेंट्स हैं जो मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। वो ये कि जब भी हम किसी वेक्टर को पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाना चाहते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से मुराद हम ये लेते हैं कि जिस पाथ के थ्रू आपका वेक्टर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस पाथ पे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आने वाली चेंज कितनी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ उस वेक्टर में आने वाली चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। और वो चेंज कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि पाथ कौन सा है, क्योंकि आपकी जो चेंज है वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ग्रीन वेक्टर में आने वाली चेंज और है, और ब्लू वेक्टर में आने वाली चेंज और है। वो चेंज इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आपने डिफरेंट पाथ्स चूज किए हैं। अच्छा, अगर आपको पाथ्स का पता लग जाए तो फिर आपको टेंजेंट वेक्टर्स भी पता लग जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनके ऊपर वो कर्व्स होते, वो टेंजेंट्स पे बनाई जाने वाली कर्व्स होते हैं जिनको पैरामीटराइज किया जाता है। और अगर आपको ये पता लग जाए कि वो टेंजेंट्स, तो बेसिकली अगर आपको पाथ का पता लग जाए तो फिर आप ये चीज बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, और ये तो सिर्फ डेरिवेटिव है, ये तो हम वैसे ही आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर आपको दिया होगा, आपको उसके डेरिवेटिव लेने आते हैं वेक्टर कैलकुलस से। जहां तक ताल्लुक है कनेक्शन कॉफिशिएंट्स का, कनेक्शन कॉफिशिएंट्स हमने देखा है कि ये बेसिकली मैट्रिक के फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं। सो अगर आप ये काम इस स्फीयर पे कर रहे हैं, लेट्स सपोज इस स्फीयर पे आप ये काम करें, आपको पता है कि स्फीयर का मैट्रिक क्या होता है। सो अगर हम कुछ भी कांस्टेंट ना लें तो इसका मैट्रिक असल में ये बनता है। सो अगर आपको एक दफा ये चीज पता लगी इसका मैट्रिक क्या है, सो दिस इज जस्ट जी अल्फा बीटा, तो देन आप बहुत इजीली इसके कनेक्शन कॉफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। आपने इसके मैट्रिक के फर्स्ट डेरिवेटिव्स लेने हैं और आपके पास कनेक्शन कॉफिशिएंट्स आ जाएंगे। देन आपने उन्हें वेक्टर के कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और और देन आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली ये चार इक्वेशंस हैं, क्योंकि आपके पास वेक्टर की चार इंटरसेक्शन हैं, 0 1 2 3। तो ये चार इक्वेशंस हैं जिनको हम सॉल्व करके इसके सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, चले अब हमने इस इक्वेशन को एक जरा रिफाइंड फॉर्म में लिखते हैं, जो प्रॉपर एक फॉर्म है। वो ये कि लेट्स से कि फॉर अ वेक्टर, दोबारा से हम लिखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव d/d लैम्डा b अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ये बेसिकली हमें पता है कि ये जो क्वांटिटी है ये टेंजेंट वेक्टर है।
मैं इसके लिए एक नई नोटेशन अब डिवाइस करने लगा हूँ, और हम यही नोटेशन अब हर जगह यूज करेंगे। वो ये कि मैं ये कह देता हूँ कि डी एक्स बीटा ओवर डी लैम्डा को मैंने रिप्रेजेंट करना है यू बीटा से। ये सिर्फ एक नोटेशन है, लेकिन ये एक वाइडली एक्सेप्टेड नोटेशन है। सो अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई, यू बीटा डेल्टा बीटा v alpha is equal to 0. So this is the equation of parallel transport. अब ये इक्वेशन में हो क्या रहा है, अगर हम इस इक्वेशन को रीड करना चाहें तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले वेक्टर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिया है, टेक कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ v अल्फा। सो इस बात का मतलब है कि आपने ये चीज कैलकुलेट की है, और देन कॉन्ट्रैक्ट इस डेरिवेटिव को कॉन्ट्रैक्ट करना है आपने टेंजेंट वेक्टर के साथ। कॉन्ट्रैक्शन असल में ये होती है कि जब आपके पास ये क्वांटिटी है ए अल्फा पी अल्फा, सो बेसिकली ये जो दो इंडिसेस हैं अल्फा ऑपोजिट आ रही है, एक अपस्टेयर एक डाउनस्टेयर है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आपके पास यहाँ पर। सो ये आपने कुछ प्रॉब्लम्स की थी किसी होमवर्क में कॉन्ट्रैक्शन की भी, याद है ये चीज? सो इस चीज को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, टेंसर्स की कॉन्ट्रैक्शन, जब आप इंडिसेस को सेम कर देते हैं। सो लेट्स सपोज कि अगर इनिशियली मेरे पास एक वेक्टर ए अल्फा बी बीटा मौजूद है, और मैं ये कह देता हूँ कि रिप्लेस अल्फा बाय बीटा, सो ये चीज आपके पास बन जाएगी ए बीटा बी बीटा। सो ये कॉन्ट्रैक्शन होगी, अब आपने एक इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट कर दी है। और जब भी आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो असल में इंडेसेस दो दो इंडेसेस कम हो जाती हैं। जैसे इनिशियली इसके ऊपर इंडेसेस आ रही हैं दो, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद ये बेसिकली बीटास बीटास खत्म हो जाएंगे आपके पास, और यहाँ पर जो भी नंबर बनेगा वो स्केलर होगा, और स्केलर के ऊपर कोई इंडेक्स नहीं होती। तो बेसिकली 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो जो क्वांटिटी अब आपके पास आएगी उसके ऊपर 0 इंडेक्स होगी। ये चीजें ये हमने पहले डिस्कस की हुई है, मेरा ख्याल है सारा कुछ। जी सो सर। जी जी सर की हुई है। ठीक है, तो ये अब इक्वेशन क्लियर है आपको? यस सर। चलें हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को जरा एक्सपेंड करके भी देख लेते हैं कि ये क्या बन रही है। सो हमने लिखा था यू बीटा पार्शियल बीटा वी अल्फा इज इक्वल टू 0। सो यू बीटा पार्शियल बीटा वी अल्फा यू बीटा। हाँ जी, अब मुझे इंडेक्सेस लिखवाएं। अब आगे इंडेक्सेस आपने लिखवानी है। अब स्टेयर पे क्या आएगा, हमने इनकी इंडेक्सेस फिल करनी है। जी, अल्फा कहाँ पर आएगा? बॉटम में। अच्छा चले, हम एक दफा बॉटम में लगा देते हैं अल्फा, लेकिन ये फ्री इंडेक्स आपकी इस टर्म में तो आ रही है, अपस्टेयर्स आ रही है। अब ये यहाँ पर डाउनस्टेयर क्यों हुई है, क्या ये हो सकती है ऐसे? नो सर। नहीं हो सकती। हायर ही होगी। हाँ, ये ऊपर ही आनी है। अब रह गई दो इंडेक्सेस, एक रह गया आपको बीटा भी लाना है कहीं ना कहीं। देखें, हर टर्म में नंबर ऑफ इंडेक्सेस सेम होनी चाहिए, ये हमें रूल पता है। सो यहाँ पर इस इक्वेशन में दो दफा बीटा आ रहा था और एक दफा अल्फा आ रहा है। सो लिहाजा आपको जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपको फिर हर टर्म में दो दफा बीटा चाहिए और एक दफा अल्फा चाहिए। दो दफा बीटा एक दफा अल्फा आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपको दो बीटाज और एक अल्फा चाहिए, एक अल्फा आ गया। अब बीटा कहाँ पर आएगा? सर इसके बॉटम में। अच्छा चले, यहाँ पर लग गया बीटा।
इसको मैं इससे लिख देता हूँ। सर हमें इसमें 4 इंडेक्स चाहिए क्या? कनेक्शन कोएफिशिएंट पे कितनी इंडिसेस होती हैं? सर 3 और एक वी पे होना चाहिए। हाँ, अब एक वी पेयर होनी चाहिए, लेकिन हम क्या अल्फा दोबारा यूज कर सकते हैं वी पे? नो। नहीं, क्योंकि अल्फा फ्री इंडेक्स है और हम अल्फा को डमी नहीं बना सकते। जी। तो अब आपको यहाँ पर, और बीटा भी आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बीटा 2 दफा इस टर्म में आ चुका है, तीसरी दफा लिखेंगे तो ये टेंसर इक्वेशन ही नहीं रहेगी। जी सर। तो अब यहाँ पर आपको कोई और इंडेक्स यूज करनी है। जी। कनेक्शन सर, हाँ जी। कनेक्शन में सर 3 यूज होती हैं इंडेक्स। हाँ, 3 इंडेक्सेस होती हैं, अभी एक इंडेक्स रहती है ना। वी पे भी एक इंडेक्स आनी है और कनेक्शन पे भी एक इंडेक्स आनी है। जी। तो अब बताएं कि वी पे कौन सी इंडेक्स आएगी? अल्फा और बीटा में से कोई लगा सकता हूं मैं? नो सर, नहीं कोई तो न्यू यूज करनी। हाँ, चलें कोई और इंडेक्स लिखवा दें, मुझे कुछ भी लिखवा दें। गैमा। चलें, गामा लिख दिया हमने। अब इसके ऊपर दूसरी इंडेक्स कौन सी है? सर क्या? अब कनेक्शन कोएफिशिएंट पे एक इंडेक्स रहती है ना, अभी यहाँ पर आपने एक जगह सर फिल करनी है, ये वाली। वो भी आएगी। वो भी गामा ही होगी। तो ये इंडेक्सेस सेम होती हैं। ठीक है, जी। कुछ आई समझ? यस सर। सो यस सर। इस तरीके से हम ये इंडेक्सेस लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है, यस सर। तो लिहाजा ये फर्स्ट ऑर्डर और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो जिस तरीके से हम यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसको करेंगे। अच्छा, और इसमें फ्री इंडेक्स है अल्फा। अल्फा की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 1 2 3, किसी स्पेस टाइम पे। तो ये टोटल कितनी इक्वेशंस है आपके पास? सर अल्फा बीटा गैमा तीनों की 0 1 2 3 है ना? नहीं, लेकिन जो बीटा और गामास हैं वो डमी इंडेक्सेस हैं, लेकिन दो दो दफा आ रही हैं, उनके ऊपर सम हो रहा है। ठीक है। तो तो अल्फा नंबर ऑफ इक्वेशन फ्री इंडेक्स डिसाइड करती और है। वैल्यू वो होंगी इक्वेशंस। 4 इक्वेशंस बनेगी। नंबर ऑफ इक्वेशन फ्री इंडेक्स डिसाइड करती है कि कितनी होंगी, बाकी तो समिंग इंडेक्सेस हैं। ओके। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब हम यहाँ से कुछ और प्रॉपर्टीज, अभी हमने इक्वेशन वगैरह लिख ली है, यहाँ से हम एक दो इम्पोर्टेंट कमेंट्स और करते हैं और पैरेलल ट्रांसपोर्ट के बारे में, और फिर अपने फाइनल टॉपिक पे आते हैं आज के लेक्चर के। जो असल में पैरेलल ट्रांसपोर्ट की एक बहुत इम्पोर्टेंट कह लें कि इम्प्लीकेशन है। अच्छा, उससे पहले सम कुछ और कमेंट्स हैं पैरेलल ट्रांसपोर्ट के बारे में। पहला कमेंट ये है कि पैरेलल ट्रांसपोर्टेशन में इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व रहता है। इनर प्रोडक्ट इज रिजर्व अंडर पैरेलल ट्रांसपोर्ट। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, तो लेट्स सपोज कि ये आपके पास कोई भी आर्बिट्ररी मैनिफोल्ड है एम, और यहाँ पर पॉइंट ए पर दो वेक्टर्स मौजूद हैं। सो एक वेक्टर आपके पास ये वी आ रहा है, एक वेक्टर आपके पास ये डब्ल्यू है। आपने इनको ट्रांसपोर्ट करवाना है इस पाथ के थ्रू किसी पॉइंट बी पर।
और डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर जो है डिफरेंट, ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट टेंजेंट स्पेसेस में पड़े हुए हैं और वो दरमियान में कनेक्शन और वो सारा कुछ मौजूद है। अच्छा, और देन हम ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट करवाने के बाद ये वेक्टर बन जाता है, से लेट्स सपोज कि ये बन जाता है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में ड्रा कर लें और ये बन जाता है। अब अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि, और ये आपका पाथ है, इसको मैं बल्कि ये पाथ है जिसको आपने किसी रहेंगे, पैरामीटराइज कर दो जी। ये वेक्टर सेम रहेंगे, ये हमने पॉइंट पैरेलल ए और ट्रांसपोर्ट पॉइंट बी। करवाए हैं। हाँ, वो पता नहीं, अब ये उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो आएगी। सो फॉर द सेक ऑफ मोमेंट हम ये कहते हैं कि हम हमें इससे कंसर्न नहीं कि ये वेक्टर सेम रहते हैं या नहीं रहते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें इस बात से कंसर्न नहीं है। वो हम देखेंगे अगली क्लास में कि वो जो डेफिनेटली कर्व्ड स्पेस के ऊपर ये वेक्टर सेम नहीं रहते, इनके अंदर चेंज आती है, वो चेंज कर्वेचर की वजह से आती है, क्योंकि कर्वेचर मौजूद है, स्पेस कर्व्ड है आपके पास। लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो क्या चेंज आती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल मकसद ये है, इरिस्पेक्टिव कि वेक्टर सेम रहते हैं या डिफरेंट, फिलहाल हमारा मकसद ये है कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनका इनर प्रोडक्ट है, इनका कोई डॉट प्रोडक्ट है। चाहे हम उसे पॉइंट ए पर कैलकुलेट करें और चाहे इन वेक्टर्स को पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाने के बाद पॉइंट बी पर कैलकुलेट करें, वो सेम आना चाहिए। मतलब अगर वेक्टर्स तब्दील हो भी रहे हैं तो वो खुद को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट सेम आएगा। ओके सर। ठीक है, और आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है जिसको हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर्स इनवेरिएंट होते हैं। हमने शुरू में ये चीज जी। बहुत डिटेल से देखी थी। स्केलर्स तब्दील नहीं होते पॉइंट टू पॉइंट। आप उन्हें किसी भी एक्स वेक्टर अल्फा। स्पेस में ले जाएं, किसी भी टेंजेंट स्पेस में ले जाएं, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले जाएं, वो इनवेरिएंट क्वांटिटीज होती हैं। दैट्स वाई हम उन पे ज्यादा रिलाई करते हैं। ओके सर। पॉइंट एक्स समझ में आ अल्फा गया? पाथ है। हाँ जी, ये एक्स कोई अल्फा का। पाथ है जिसके जरिए हम ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं इनको, इन दोनों वेक्टर्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। ओके सर। तो ये बेसिकली आपके पास पाथ है। ये पैरामीटराइज, मैंने इसको पैरामीटराइज किया हुआ है लैम्डा के थ्रू। लैम्डा के थ्रू। अच्छा, मैं यहाँ पर इंडेक्स ना मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने अल्फा किसी और चीज के लिए रिजर्व कर दी है कारण। ठीक है। अच्छा, अब अब हम चेक करते हैं के इस क्या आंसर आता है, और लेट्स सी कि क्या चीज बनती है। सो आपके पास दो वेक्टर्स थे, वी अल्फा, डब्ल्यू बीटा। इनको हमने पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाया है along some curve x रो ऑफ लैम्डा। पैरेलल ट्रांसपोर्ट की इक्वेशन आपको पता है ये होती है डी ओवर डी लैम्डा, और यहाँ पर जो भी चीज है वो जीरो होनी चाहिए। सो यहाँ पर हम चूंकि इनर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट आप लिखते हैं जी अल्फा बीटा, वी अल्फा, डब्ल्यू बीटा। सो जी अल्फा बीटा, वी अल्फा, डब्ल्यू बीटा जीरो आना चाहिए। क्लियर? यस सर। सो लेट्स सी कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जीरो है या नहीं है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सर अगर ये जीरो ना आए तो फिर। फिर इसका मतलब है कि इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व नहीं है। ओके। ये इनर प्रोडक्ट है ना, यस सर। और आप इसको इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव को जीरो करके कह रहे हैं कि ये पैरेलल ट्रांसपोर्ट हो गया है। ये हमारी कंडीशन है पैरेलल ट्रांसपोर्टेशन की। ये ओके इक्वेशन है सर। पैरेलल, ये ठीक है। पैरेलल ट्रांसपोर्ट की इक्वेशन है, ये जो आपने यहाँ लिखी है, ये देखें, ये वाली। जी सर। और आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई आर्बिट्रेरी टेंसर लिखते हैं, कुछ भी लिख दें, दो वेक्टर टेंसर्स को ऐड करके लिख दें, मल्टीप्लाई करके लिख दें, उनका आउटर कुछ भी लिख दें, टेंसर होना चाहिए बस उसको। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास वो जो टेंसर है वो बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट है।
तो मैंने इसलिए यहाँ पर वो लिख दिया। ओके। तो अब ये आपके पास बन गया वी अल्फा डब्ल्यू बीटा इज इक्वल टू, अच्छा, डी ओवर डी लैम्डा जी अल्फा बीटा, बाकी दोनों क्वांटिटीज एज इट इज, वी अल्फा। अच्छा, मैं इनको अलग अलग लाइन में लिखता हूँ। इसी तरह सेकंड टर्म का प्रोडक्ट रूल है सिर्फ, प्लस क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब आप देखें इस वाली टर्म को, इसके साथ क्या हो रहा है। आपने आपने अगर मैं इसको वैल्यूएट करूं डी ओवर डी लैम्डा जी अल्फा बीटा, तो ये चीज आपके पास बनेगी जिस बात के थ्रू पैरामीटराइज किया हुआ है, और साथ में ये चीज, ये क्वांटिटी किसके बराबर है मैट्रिक कंपैटिबिलिटी से? वापस यहाँ चलते हैं, जो हमने शुरू में कहा था कि ये लीवी चिविटा कनेक्शन जो है वो यूनिक कनेक्शन होता है। हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी कि मैट्रिक का जीरो कोवेरिएंट के। डेरिवेटिव जीरो है। ठीक, यस सर। तो ये चीज क्या बन गई फिर? जीरो। जीरो। यहाँ पर देखें, ये तो पैरेलल ट्रांसपोर्ट की यही वाली डेफिनेशन ही बन गई जो हमने ऊपर लिखी हुई है। यस सर, ये भी जीरो होगा। ये भी जीरो होगा, ये तो डेफिनेशन है, और ये चीज भी जीरो। जीरो। तो ये पूरी चीज किसके बराबर आ गई? जीरो। जीरो के। तो क्या इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व रहता है? यस सर। इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व रहता है। अच्छा, ठीक हो यस। गया। अब जब इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व रहता है तो फिर यहाँ से हम दो और कंडीशंस भी बड़ी इजीली साबित कर सकते हैं। वो ये कि अगर मेरे पास ये दोनों वेक्टर सेम हो, अगर मेरे पास v बराबर हो w के, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मैं वेक्टर की नॉर्म कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। यस सर। तो इसका मतलब है कि अगर इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व है तो फिर नॉर्म भी प्रिजर्व है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, और अगर ये वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोनॉर्मल होंगे या तो या इनकी ऑर्थोगोनैलिटी है वो भी फिर प्रिजर्व रहेगी, मतलब जो भी इनर प्रोडक्ट आ रहा होगा वो प्रिजर्व रहेगा। सो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि अगर वो प्रोडक्ट आपके पास जीरो आ रहा है इनका डॉट, तो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, यस सर। तो लिहाजा ऑर्थोगोनैलिटी भी प्रिजर्व रहेगी। क्लियर होगी बात? यस सर। यहाँ तक कोई मुश्किल, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। सो ये हमारा बेसिकली था पैरेलल ट्रांसपोर्ट। इसमें देख लें, अगर कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो हम उसको अभी देख लेते हैं, फिर हम अब इसकी एक इम्प्लीकेशन डिस्कस करने लगे हैं। एक छोटी सी इम्प्लीकेशन है और असल में वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम नाम देते हैं जियोडेसिक्स का। कभी सुना है आपने जियोडेसिक्स का नाम? सर आपने ही बताया था उस दिन। अच्छा, चले अब हम देखते हैं फिर जियोडेसिक्स होते क्या हैं। अच्छा, अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं फ्लैट स्पेस पे, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए बी है, इनके दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? सर अगर ये फ्लैट सिस्टम है तो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ठीक हो गया। और ये जो डिस्टेंस है ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा? यस सर। अच्छा, और स्ट्रेट, और अगर दो लाइन जा रही हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं,
तो क्या ये किसी भी पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन तब्दील करेंगी फ्लैट स्पेस में? कोई चांस ऐसा है कि ये आपस में मिल जाएं? सर फ्लैट स्पेस में नहीं। अच्छा, चाहे जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, इन्फिनिटी टाइम गुजर जाए, फिर भी नहीं मिलेंगी? नहीं। नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अगर ये सरफेस कर्व्ड हो फिर? फिर मिल जाएंगी बहुत अच्छा, यानी कि आगे अगर मेरे जाके। पास कोई ऐसी सरफेस है और यहाँ से दो लाइंस चल रही हैं, सो ये आपके पास कह लें कि यहाँ पर कोई लाइन जा रही हैं, ये बेसिकली जैसे जैसे ज्यादा फासला तय करेंगी, ज्यादा टाइम गुजरेगा, एक दूसरे के करीब आती जाएंगी, ऑल्दो ये लाइंस पैरेलल हैं। इसकी ना एक बड़ी एक यस अच्छी सर। इंटरेस्टिंग मिसाल इस चीज को समझने की ये होती है कि आप ना एक बलून लें, बलून के ऊपर दो सीधी लाइंस ड्रॉ कर लें जब उसके अंदर हवा ना हो। अब आपने तो वो लाइन सीधी ड्रॉ की है और वो फ्लैट स्पेस है, वो लाइंस कभी भी नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर हवा बढ़ना शुरू करते हैं, उसकी सरफेस कर्व्ड होना शुरू हो जाती है, और आप खुद महसूस करेंगे कि वो लाइंस एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गई हैं। अब फ्लैट स्पेस पे वो लाइंस क्या थी? स्ट्रेट, और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही आपने उसमें हवा भरना शुरू की, उसकी सरफेस कर्व्ड होना शुरू होगी, तो क्या अब वो लाइंस अपनी डायरेक्शन तब्दील कर रही हैं? यस सर। यानी कि फिर अब चीज ये हुई कि स्ट्रेट लाइंस एक जनरलाइज्ड डिस्टेंस नहीं है। ये फ्लैट स्पेस में तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन जैसे आप कर्व्ड स्पेसेस में जाते हैं, फ्लैट स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, आपको इसको भी जनरलाइज करना है। आपको इसकी भी जनरलाइजेशन चाहिए किसी भी आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड पे। यस सर। So that generalization is called a geodesic. So geodesic is, so यहाँ पर लिख सकते हैं, it is the curved space generalization of straight line in Euclidean space। क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन हम डिफाइन करते हैं वो यूक्लिडियन स्पेस आर एन में करते हैं, और ये उसकी जनरलाइजेशन है किसी भी नॉन यूक्लिडियन स्पेस पे, कर्व स्पेस में। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब अगर आपने इसी वेक्टर को, यहाँ पर एक वेक्टर मौजूद है, इस वेक्टर को उठा के बी तक लेके जाना है। आप इसको सीधी लाइन में लेके जाएंगे, जो वो लाइन जो ए और बी को कनेक्ट कर रही है, सीधी लाइन। जी सर। और आप इस वेक्टर को पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, सेम वेक्टर को पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं यस। अपने ही टेंजेंट वेक्टर के अलोंग, क्योंकि इसका टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में बना हुआ है ना। इस वेक्टर का जो टेंजेंट होगा, जिसको मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। परपेंडिकुलर होगा सर। आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है ना पॉइंट्स के ऊपर, जी सर। तो वो इसी डायरेक्शन में होगा। जी। इसका मतलब है कि आप जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो आ, असल में आप वेक्टर को ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं अपने ही टेंजेंट वेक्टर के अलोंग। मतलब कोई टेंजेंट वेक्टर से मुराद एक ऐसा वेक्टर होता है ना जो इस पाथ को सिर्फ एक ही, जैसे ये एक टेंजेंट वेक्टर है, क्यों? क्योंकि ये इसको सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर टच कर रहा है, इसके साथ टेंजेंट बना रहा है। क्लियर? सॉरी, ये 90 डिग्री यस नहीं सर। होना चाहिए यहाँ पर। तो लिहाजा हम जियोडेसिक की एक फॉर्मल डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि a curve that parallel transports its own tangent vector is called a geodesic।
अगर आप फ्लैट स्पेस में हैं, दिस जियोडेसिक विल बी स्ट्रेट लाइन, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम भी देते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर तक वैसे देखते हैं कि जब हम अच्छा चलें, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे उस पॉइंट को। अच्छा, अब हम जियोडेसिक की इक्वेशन लिखते हैं। अगेन एक कर्व ले लेते हैं, पैरामीटराइज कर्व है, और इसके ऊपर कोई वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। से ये टेंजेंट वेक्टर है, इसको आप यू अल्फा कह लें। अब आपने सो ये चीज बेसिकली डी एक्स अल्फा ओवर डी लैम्डा, आपने पैरेलल ट्रांसपोर्ट करवाना है सेम टेंजेंट वेक्टर को अपने ही अलोंग। अच्छा, पैरेलल ट्रांसपोर्ट की इक्वेशन क्या है? पैरेलल ट्रांसपोर्ट इज u बीटा नेपला बीटा v अल्फा। अब मैं इस v अल्फा को असल में u अल्फा कह देता हूँ, क्योंकि मैंने वेक्टर u अल्फा ले लिया है। चले एक काम करते हैं, इसको मैं फिलहाल v अल्फा ही लिखता हूँ। ये डेफिनेशन है आपके पास पैरेलल ट्रांसपोर्ट की। यस सर। यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट किस चीज को करवा रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर? वेक्टर v को। अच्छा, लेकिन जियोडेसिक में आपने किस चीज को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है? वेक्टर को ही सर। टेंजेंट वेक्टर कोई, और यहाँ पर टेंजेंट वेक्टर कौन सा है? u अल्फा। u अल्फा। तो फॉर जियोडेसिक मैं यहाँ पर v अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा? u अल्फा। u अल्फा। एग्जैक्टली। सो अब जियोडेसिक के लिए इक्वेशन बन जाएगी u बीटा u अल्फा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ये दोनों सेम वेक्टर्स हैं u अल्फा और u बीटा, तो मैं सेम इंडेक्स क्यों नहीं यूज कर रहा? हम्म, आपको पता है? सर जी, फिर बीटा 3 बार हो जाएगा। बीटा 3 बार तो हो हम जाएगा। एग्जैक्टली। है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर देते हैं। ये बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक तो बन गई है, बस इतना सा काम था। लेकिन अभी हम इसको ना जरा एक प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, जो इसकी ज्यादा कॉमन फॉर्म है। अच्छा, क्या आप इस u बीटा को ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बीटा ओवर डी लैम्डा? यस सर। इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस u अल्फा को डी एक्स अल्फा ओवर डी लैम्डा? यस सर। अच्छा, अब कोवेरिएंट डेरिवेटिव को भी एक्सपेंड कर देते हैं। अब आप मुझे लिखवाएं कोवेरिएंट डेरिवेटिव इसका। हाँ जी। पार्शियल बीटा, आगे क्या चीज आएगी? जिस चीज का डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं? डी एक्स अल्फा ओवर डी लैम्डा का, प्लस वेक्टर है तो पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कॉफिशिएंट आएगा, और यहाँ पर वो वेक्टर दोबारा से आना है। अच्छा, लेकिन अभी इंडेक्सेस मैंने नहीं लगाई यहाँ पर, अब इंडेक्सेस मुझे आपने लिखवानी है। इस एक्स के ऊपर कौन सी इंडेक्स आएगी?
अल्फा। अच्छा चलें, फिलहाल मैं अल्फा लगा देता हूँ। अब मुझे इस अल्फा को कनेक्शन कोफिशिएंट पे कॉन्ट्रैक्ट भी करवाना है, तो फिर मुझे यहाँ पर भी एक अल्फा लगाना पड़ेगा। यस सर, बॉटम में। लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में अल्फा कितनी दफा आ रहा है? जी, कितनी दफा आ रहा है? अल्फा वन टाइम। और आपके इस टर्म में तो 2 दफा आ गया है। तो यानी एक जगह आप अल्फा को फ्री इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल करें, एक जगह डमी के तौर पर, ये तो नहीं कर सकते। यस सर। तो फिर आपको यहाँ पे इंडेक्स कोई और लगानी है। चलें, मैं कह देता हूँ, क्या लगाएं फिर हम? रो कह दें? साथ साथ में रो के साथ बीटा और टॉप पे अल्फा। शाबाश, ठीक हो गया। यस सर। मुश्किल काम तो नहीं ना है? पर नो थोड़ी सर। सी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। जी सर। बस बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपने इंडस्ट्रीज के साथ काफी प्ले किया हुआ है शुरू के लेक्चर्स में। तो आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इस बाहर वाले डेरिवेटिव को भी साथ में लिख देते हैं। नेबुला बीटा के बाद सर dx ओवर df मिलेगा। जी, नेबुला बीटा की जो हमने इसमें वैल्यू पुट की है उसके बाद dx ओवर dlambda क्या आएगा सर? सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही। हाँ, वो यही था कि हो सकता है आखिर का सेंड कर दें। हाँ, तो अब कर लेते हैं फिर दोबारा से। सर किसी का माइक ऑन है। अब बताएं, दोबारा बताएं अब। सर मैं कह रही हूँ कि इस इक्वेशन में हमने हमने जो यहाँ पे नेबुला बीटा की वैल्यू पुट की है इसके बाद dx अल्फा ओवर d लैम्डा भी आएगा। नहीं। सेकंड लास्ट अच्छा, इक्वेशन में। इसमें यहाँ पर, हाँ यहाँ तो आएगा अभी। इसकी बात कर रही सर हैं? इससे ऊपर वाली इक्वेशन में भी। सर इससे ऊपर वाली इक्वेशन में। यहाँ पर, यहाँ पर। जी सर, ये वाला। ये देखे ना आपने, यहाँ पर ये चीज तो दोबारा लिखी है यहाँ पर। ये आपने एक दफा यहाँ पर लिख ली, जी। और एक दफा आपने यहाँ पर लिख ली। ये डेफिनेशन दोबारा देखें। बीटा वी अल्फा, पार्शियल बीटा वी अल्फा, बीटा अल्फा रो वी रो। अब इस डेफिनेशन को देख के देखें कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा। जी सर, ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा, जी। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज बन रही है। अब इस टर्म पे फोकस करते हैं पहले, इस हिस्से पे। अच्छा, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है आपके पास, डी ओवर डी लेमडा। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये लिख सकता हूँ डी एक्स बीटा ओवर डी लेमडा, और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स बीटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। तो ये बन गया पार्शियल बीटा। अच्छा, अब इस बात का मतलब ये होगा कि मैं इस पूरी रेड क्वांटिटी को, इस पूरी चीज को रिप्लेस कर सकता हूँ डी ओवर डी लेमडा के साथ, और आगे ब्रैकेट वाली चीज एज इट इज आ गई। तो ये क्या बन गया फिर? सेकंड डेरिवेटिव। जी, ठीक है। यस सर। तो लिहाजा अब आपके पास जियोडेसिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई डी स्क्वेयर एक्स अल्फा ओवर डी लैम्डा स्क्वेयर प्लस, ये कनेक्शन कॉफिशिएंट हैं, आप इनको जहां मर्जी लिख दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इनको पहले लिख देता हूँ।
जो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। अच्छा, इस फॉर्म में लिखने से आपको एक और चीज भी यहाँ पर क्लियर नजर आ जानी चाहिए, वो ये कि ये जो यहाँ पर आप देखें, ये वाली बीटा इंडेक्स इसके साथ कांटेक्ट हो रही है और ये वाली रो इसके साथ, इस टेंजेंट वेक्टर के साथ कांटेक्ट हो रही है। तो फ्री इंडेक्स यहाँ पर सिर्फ अल्फा ही है और कुछ भी फ्री इंडेक्स नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। अच्छा, ये किस ऑर्डर की इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल? ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, इसमें टोटल नंबर और एक नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी आ रही हैं? 4। 4 आ रही हैं, ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, और अब हम अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, इस इक्वेशन के बारे में। ये आपके पास एक और फॉर्म है इक्वेशन ऑफ जियोडेसी की, इसको जियोडेसिक इक्वेशन भी कहते हैं। यूजली हम इस फॉर्म को ही इस्तेमाल करते हैं जियोडेसिक्स कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, ये एक इनिशियल वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इनिशियल वैल्यू की, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पर दो चीजें स्पेसिफाई करनी है इसको सॉल्व करने के लिए। स्पेसिफाई एक्स अल्फा, इनिशियली सेटिस्फाई करना है जब लैम्डा 0 के बराबर है, और स्पेसिफाई टेंजेंट वेक्टर। दो ही चीज है ना आपके पास, एक पाथ है और एक टेंजेंट वेक्टर है। आपने यस दोनों सर। को स्पेसिफाई करना है इन लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए। और ये लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे जब एक्स अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको उसकी इनिशियल पोजीशन दे देगा, और टेंजेंट वेक्टर आपको डायरेक्शन बताता है, तो ये चीज आपको उसकी इनिशियल डायरेक्शन दे देगा। देन ये फिर चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएंगी जैसे जैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपको। ये बेसिकली अगर आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो उसमें अगर आपको सिर्फ इनिशियल कंडीशंस दे दी जाए, बाकी सिस्टम आप ऑटोमेटिकली बाकी इक्वेशंस को अपडेट करते रहते हैं। इन दो कंडीशन को अपडेट करने से आपको इस इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है। अब वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे, वो मैं भी आपको जरा दिखा भी देता हूँ, वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिलता है। चलें दोबारा से लिखते हैं, री राइट डी स्क्वेयर एक्स अल्फा ओवर डी लैम्डा स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा रो हमने जियोडेसिक इक्वेशन लिख ली। फ्लैट स्पेस एंड कार्टेशियन सिस्टम का ये कोफिशिएंट्स क्या होंगे? फ्लैट स्पेस में कार्टेशियन कोफिशिएंट्स के साथ, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ कनेक्शन कोफिशिएंट्स क्या होंगे? जी, सर, सर क्या मतलब? फ्लैट स्पेस में कनेक्शन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में? XYZ। जी नहीं, कनेक्शन कोफिशिएंट 0 होते हैं, ये हमने बात नहीं की पहले। अच्छा, आई थॉट कि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पूछा है। हाँ, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में नहीं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में फ्लैट स्पेस हो और कार्टेशियन सिस्टम हो तो आपके पास कनेक्शन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? वो 0 होते हैं, क्योंकि वेक्टर
चेंज नहीं होता और पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0। 0। अब आपके पास क्या बना फिर? अच्छा, अब आप एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए, फ्लैट स्पेस में इन दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको इस इक्वेशन को फिर आपको फ्लैट स्पेस में कार्टेशियन सिस्टम के साथ ये जियोडेसिक इक्वेशन क्या देनी चाहिए? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही यस होना सर। चाहिए ना। जी। तो अब हम असल में ये देखना चाह रहे हैं कि ये बनता है या नहीं बनता। तो लिहाजा अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई, डी स्क्वेयर एक्स अल्फा ओवर डी लेमडा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप इस चीज को सॉल्व करते हैं। या मैं और आपकी आसानी के लिए इसको ऐसे लिख देता हूँ अब आपको, ताकि आप मुझे इसका सोल्यूशन लिखवा सकें। हाँ जी, इसका सोल्यूशन क्या होता है इस तरह की इक्वेशंस का? इंटीग्रेशन करेंगे इसके ये बाद mx प्लस सी। हाँ जी, इंटीग्रेट करेंगे, डबल इंटीग्रेट करेंगे, जी। तो सोल्यूशन यही बनेगा इसका। यस सर। तो अब यहाँ पर चूंकि पैरामीटराइज्ड इक्वेशन है तो लिहाजा इसका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स अल्फा इंटू लेमडा इज इक्वल टू सी अल्फा लेमडा प्लस डी अल्फा। ठीक है, यस सर। लेमडा पैरामीटराइजेशन है ना, ये आपके पास सिंपली वो पाथ आ गया है। तो ये बेसिकली वाई आपके पाथ होता है यहाँ पर, और एक्स वो जी। होता है जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो जिसके ऊपर, सॉरी, जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसके ऊपर आपका पाथ डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ आपका पाथ किस पे डिपेंड कर रहा है? लेमडा पे कर रहा है। इट्स लाइक वाई ऑफ अच्छा। एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स प्लस बी। यस तो सर। अगर बेसिकली वाई के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे तो आपके पास यहाँ पर इसकी भी मुख्तलिफ इंडिसेस आ जाएंगी, और देन यहाँ पर जिसके ऊपर वो पाथ डिपेंड कर रहा है, आप कह रहे हैं कि एक्स के थ्रू एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा मल्टी। ठीक है, जी सर। ये असल में ना, ये थोड़ा सा इंट्यूटिव काम है, आपको थोड़ा सा जहन में इसको इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस चीज के ऊपर कि सेंस बना भी रहा है या नहीं बना रहा। मतलब ये बिल्कुल वैसे तो ये आपको क्लियर होना चाहिए जितना हम अब तक जनरलाइजेशन कर चुके हैं, लेकिन देख लें अगर कोई है कंफ्यूजन तो अभी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो बहरहाल दिस इज जस्ट पैरामीटराइज्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर इस इक्वेशन में डी कांस्टेंट है। हाँ जी, सी और डी कॉन्स्टेंट्स हैं, बिल्कुल जैसे एम, यहाँ पर एम और बी हैं। सो सी स्लोप होगी, लेकिन देखें अल्फा लगाने का मकसद ये कि ये चार इक्वेशन है ना अब, तो यहाँ पर सी और डी की भी जी। चार चार वैल्यूज आनी चाहिए, हर इक्वेशन में डिफरेंट होंगे। ओके सर। ठीक है। अगर तो ये एक इक्वेशन होती तो फिर मैं यहाँ पर अल्फा ना लगाता, फिर मैं सिंपल ये लिख देता एक्स एल, फिर मैं सिर्फ ये लिख देता एक्स ऑफ लेमडा इज इक्वल टू सी लेमडा प्लस डी विच इज जस्ट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ओके सर। ठीक है। ये समझ में आती बात क्या नहीं? समझ आ गई सर। अच्छा, सबको समझ में आ गई? किसी और का कोई और क्वेश्चन है? ओके, अच्छा, अब हम कुछ कमेंट्स करते हैं, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं अब इस इक्वेशन को जो अभी हमने यहाँ पर लिखी थी। मैं दोबारा से उसको लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन के ना कुछ फीचर्स हैं, और इसमें
कुछ फीचर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो कुछ हैं वो काफी ट्रिवियल है, लेकिन बहरहाल हम उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने इस पाथ को किसके थ्रू पैरामीटराइज किया हुआ है? लैम्डा लैम्डा के थ्रू। सो अगर आप यहाँ पर लैम्डा का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करेंगे, मतलब अगर आप यहाँ पर लैम्डा की कोई लीनियर पैरामीटराइजेशन यूज कर लें, मिसाल के तौर पर इसको इस तरीके से लिखते हैं लैम्डा को, ये एक लीनियर पैरामीटराइजेशन है ना, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की पावर 1 आ रही है, यहाँ पर भी 1 है, यस तो लिहाजा जी इस सूरत में इस इक्वेशन की फॉर्म तब्दील नहीं होती। ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ये इक्वेशन तब्दील नहीं होती फॉर लीनियर पैरामीटराइजेशन। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई नॉन लीनियर पैरामीटराइजेशन करेंगे, मिसाल के तौर पर आप ये लिख देते हैं कि, अच्छा इसके लिए मैं यहाँ पर अच्छा कॉमेंट और कर देता हूँ, इक्वेशन 1 डज नॉट चेंज। और इस सूरत में फिर ये जो लेमडा और लेमडा लेमडा टिल्डा और लेमडा जो होंगे, ये इन पैरामीटर्स को कहा जाता है अफीन पैरामीटर्स। और ये पैरामीटराइजेशन कहलाती है अफीन पैरामीटराइजेशन, इसका सिर्फ एक नाम है, ये अफीन ज्योमेट्री ही की के अंदर आती हैं चीजें। क्लियर? यस सर अच्छा, लेकिन अगर आपके पास कोई भी नॉन लीनियर पैरामीटराइजेशन है, फॉर एनी नॉन लीनियर पैरामीटराइजेशन, से lambda tilde is equal to a lambda square plus b lambda plus c, इक्वेशन 1 सिंपली चेंज हो जाएगी, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, जी तो हम यूजली हम लीनियर पैरामीटराइजेशन करते हैं क्योंकि हमने अपनी इक्वेशन को तब्दील नहीं होने देना। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम फिजिकली बात कर रहे होते हैं ना कि हमने कर्व को पैरामीटराइज किसके थ्रू करवाना है, ये कर्व है आप और ये कोई वेक्टर है यू अल्फा, आपने इसको पैरामीटराइज कैसे करवाना है, तो फिजिकल केसेस में हमारे पास प्रॉपर टाइम एक बहुत अच्छा और नेचुरल अफीन पैरामीटर है। प्रॉपर टाइम इज एन अफीन पैरामीटर। और ये बल्कि ये बहुत एक ये तो बल्कि एक बड़ी ही नेचुरल चॉइस है। क्यों नेचुरल चॉइस है स्पेस टाइम के लिए? मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई कर्व टेंजेंट वेक्टर है, सो लेट्स सपोज कि यू अल्फा इज इक्वल टू डी एक्स अल्फा ओवर डी लैम्डा, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पैरामीटर मेरा प्रॉपर टाइम होगा, तो ये बेसिकली क्या बन गया है, ये तो फोर वेलोसिटी बन गई है, क्योंकि आपका स्पेस टाइम बेसिकली टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना, आपका जो ऑब्जर्वर है वो टाइम के ऊपर डिपेंड, ऐसे ही है ना। यस सर तो लिहाजा हमारे पास फिर एक बड़ी ही नेचुरल चॉइस होती है कि हम अपने कर्व को अपने पाथ को टाइम के लिहाज से पैरामीटराइज कर लें। उसका फायदा हमें ये होता है कि हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं, फिर वहां से एनर्जी आ जाएगी, मतलब सारी फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट की जा सकती हैं, क्योंकि आपके पास एक्स अल्फा और ट्रॉ की सूरत में स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद हैं और प्रॉपर टाइम भी मौजूद है। क्लियर? यस ऑलराइट। जी अच्छा, एक दो कमेंट्स और रह गए हैं, वो ये कि एक तो हमने बात की थी कि जो स्ट्रेट लाइन होती है इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स
ऑन अ यूक्लिडियन स्पेस। लेकिन अब यहाँ पर आपने एक चीज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो जियोडेजिक होता है, जियोडेजिक इज अ पाथ ऑफ एक्सट्रीमल डिस्टेंस। Between two points on a curved manifold। इस एक्सट्रीमल का मतलब ये है कि अच्छा, आपने कभी कैलकुलस करते हुए, वेरिएशनल कैलकुलस करते हुए, या फिर जब आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में कैलकुलस और वेरिएशंस कर रहे थे, पार्टिकल्स के मोशंस वगैरह कैलकुलेट कर रहे थे, आपने एक्सट्रीमास को डिस्कस किया हुआ है कैलकुलस में, या मैथ वाली कैलकुलस में, या क्लासिकल मैकेनिक्स में कैलकुलस और वेरिएशंस के अंदर आपने नहीं एक्सट्रीमास को किया सर। डिस्कस किया होगा? सर नहीं किया हुआ। हाँ, तो बड़ी वैसे अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल अच्छा, एक्सट्रीमा से मुराद ये होता है कि जब आप सेकंड डेरिवेटिव आपका जब आपका आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, और देन फिर ये देखते हैं कि आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। इस चीज की बात कर रहा हूँ, ये चीज कभी नहीं की आप लोगों ने? नो सर। ओ, बहरहाल खैर। सो एक्सट्रीमा एक्सट्रीमल डिस्टेंस का फिर मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये जो डिस्टेंस होता है, ये शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, इधर शॉर्टेस्ट, और ये लॉन्गेस्ट भी हो सकता है। ये लाजमी नहीं है कि ये हर हालत में जो जियोडेसिक होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी हो सकता है। सो हम ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जियोडेसिक पे? मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी एक कर्व्ड आर्बिट्ररी मैनिफोल्ड है, और ये दो पॉइंट्स हैं ए, ये पॉइंट्स बी हैं। आपने ये आपके पास पाथ आ रहा है, आपने ये कैलकुलेट करना है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आप करते ये हैं कि आप असल में मैट्रिक को इंटीग्रेट कर देते हैं, और मैट्रिक आपके पास क्या है? डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू जी अल्फा बीटा डी एक्स अल्फा डी एक्स बीटा। सो यहाँ से आपके पास डी एस आ जाएगा जी अल्फा बीटा डी एक्स अल्फा डी एक्स बीटा। तो ये चीज आपके पास बन गई। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब चूंकि आपने पाथ को किसी ना किसी पैरामीटर के थ्रू पैरामीटराइज किया होगा, लेट मी से कि मैंने इसको लैम्डा के थ्रू पैरामीटराइज किया हुआ है, तो यहाँ पर फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली लेंथ का ये लेंथ कैलकुलेट करने का, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक जी। कोई कंफ्यूजन, कोई मुश्किल? नो सर। Okay, so final comment on this thing, और वो कमेंट ये है कि ये अनएक्सिलरेटेड, यानी कि फ्रीली फॉलिंग टेस्ट पार्टिकल्स मूव along geodesics। ये इतना इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट, इतना इम्पोर्टेंट कमेंट है कि मैं इस कमेंट को ही बॉक्स करने लगा हूँ।
जो भी अनएक्सेलरेटेड या फ्रीली फॉलिंग टेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जियोडेसिक के अलोंग मूव करते हैं। अभी मैं जरा आपको समझाता हूँ कि ये इस बात का मतलब क्या है। ये असल में न्यूटन थ्योरी की जनरलाइजेशन है। जो भी आपके न्यूटन लॉज हैं उसकी जनरलाइजेशन है ये वाला पॉइंट, लेकिन अभी हम उसकी बात करते हैं। असल एक फेमस कोटेशन है जॉन आर्चबाल्ड व्हीलर की। व्हीलर बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फिजिसिस्ट था। व्हीलर की कोटेशन है कि स्पेस टाइम, ये शायद आपका वास्ता इस चीज से पढ़ा हो, ये इस कोटेशन में पूरी जनरल रिलेटिविटी को सम अप किया गया है। स्पेस टाइम टेल्स मैटर, मुझे अब हो सकता है कि एग्जैक्ट वर्डिंग याद ना हो, बहरहाल कुछ ऐसी ही है। स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू कर how to move matter, and matter tells space time how How to कर। यानी कि स्पेस टाइम मैटर को ये बताता है कि कैसे मूव करना है, और मैटर स्पेस टाइम को ये बताता है कि कैसे कर्व होना है। सो ये जो मैंने पॉइंट अब यहाँ पर लिखा है ये बेसिकली इस कोटेशन का पहला हिस्सा है। ये व्हीलर की बहुत फेमस कोटेशन है, इसको आप लास्ट में गूगल करें और देखें कि इस पे क्या इसकी डिटेल्स वगैरह निकलती हैं। बहरहाल यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम पार्टिकल्स को बता रहा है कि उन्होंने कैसे मूव करना है, और नतीजतन जो टेस्ट पार्टिकल्स हैं वो जियोडेसिक्स पे मूव करते हैं। स्पेस टाइम के अंत पे कुछ लाइंस बनी हुई हैं, बेसिकली वो जिस पाथ को फॉलो करते हैं स्पेस टाइम पे वो जियोडेसिक कहलाता है। सो ये पॉइंट असल में एक जनरलाइजेशन है न्यूटन लॉज की। न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी उस वक्त तक स्ट्रेट लाइन में हरकत करती रहती है जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। तो यहाँ पर यह है कि कोई भी अनएक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर, अनएक्सेलरेटेड का मतलब ये कि जिसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रही हो, क्योंकि अगर उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो कोई भी अनएक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर हमेशा किसी जियोडेसिक के ग्रेविटी अलोंग के मूव करता है। अगर वो आपके पास सिस्टम फ्लैट है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं तो फिर वो जो जियोडेसिक होगी वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन अगर उसके अंदर कर्वेचर है तो वो फिर कोई और पाथ होगा। वो पाथ या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या फिर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन होगा वो जियोडेसिक ही, वो कोई और पाथ नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज ये कि ये टेस्ट पार्टिकल से हम यहाँ पर मुराद क्या ले रहे हैं। टेस्ट पार्टिकल से मुराद ऐसे पार्टिकल्स को मैं ले रहा हूँ जो मैस तो रखते हैं लेकिन वो स्पेस टाइम को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, सो मेरे पास मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो जमीन का कर्वेचर है इस पे पार्टिकल्स कौन जियोडेसिक को कैसे फॉलो करते हैं। तो मैं बहुत स्मॉल पार्टिकल्स लूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स ले लूंगा, मैं प्रोटॉन्स ले लूंगा, क्योंकि या मैं फोटॉन्स ले लूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते स्पेस टाइम को, वो बहुत ज्यादा कर्वेचर पैदा नहीं कर रहे स्पेस टाइम में। तो लिहाजा मैं अर्थ का जो स्पेस टाइम होगा उसको स्टडी करने के लिए उन टेस्ट पार्टिकल को कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन मैं अर्थ की स्पेस टाइम को कुछ डिस्कस करने के लिए मून को एज अ टेस्ट पार्टिकल नहीं ले सकता, क्योंकि मून एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मैस है उसका, और उसका उसका कर्वेचर वो तो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देगा, अर्थ के स्पेस टाइम को। तो लिहाजा हम टेस्ट पार्टिकल से मुराद एक ऐसे ले रहे हैं जो एक्चुअली बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो स्पेस टाइम को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप टेस्ट मैसेज लेते हैं, टेस्ट चार्जेस लेते हैं कि वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉल चार्जेस होते हैं। क्लियर? ये बात क्लियर होगी टेस्ट पार्टिकल्स की? यस सर। और ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अनएक्सेलरेटेड टेस्ट पार्टिकल्स मूव अलोंग जियोडेसिक्स का क्या मतलब है? सर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलेरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो वो तो असल में फिर वो इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा ना कि ना मैटर हुए। टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व। उस ग्रेविटी की उस सो बेसिकली
उसकी वजह से कर्वेचर पैदा हो रहा है, उस कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी पैदा हो रही है, और वो ग्रेविटी बट उनमें जो है सर, वो फिर वो बेसिकली उनके अंदर वो जो जिसको आप कह रहे हैं कि फ्रीली फॉलिंग में एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से, वो वही वाला एक्सेलरेशन है जो असल में उस टेस्ट पार्टिकल की वजह से पैदा हो रहा है। लेकिन वो असल में इस कहानी का इस कहानी का दूसरा हिस्सा है। अभी तक हमने असल में कर्वेचर की कोई बात नहीं की अभी तक, ठीक है। तो अभी तक जी हमने सर। कर्वेचर के बारे में कोई बात नहीं की कि वो कर्वेचर कैसे पैदा हो रहा है और उस कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी कैसे आ रही है। अभी तक हमने इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कोई बात नहीं की, इसीलिए ये वाला इस कोटेशन का जो नीचे वाला हिस्सा है ये अभी तक एज इट इज पड़ा हुआ है। अभी तक हमें इसके बारे में नहीं पता कि ऐसा कैसे हो रहा है। अभी तक हमने जितनी भी जनरल रिलेटिविटी डिस्कस की है वो सारी की सारी असल में इस कोट के इस पहले हिस्से पे गिरते हैं कि स्पेस टाइम मैटर को बता रहा है उसने कैसे मूव करना है, और हमने ये नतीजा निकाला है कि स्पेस टाइम मैटर को कह रहा है कि उसने जियोडेसिक पे मूव करना है। ठीक है। यस सर। सो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग ये देखेंगे कि वो जिसका सेकंड पार्ट है हम अगले 2 लेक्चर्स में उनको कवर करेंगे कि कर्वेचर कैसे पैदा होता है, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं पैरेलल ट्रांसपोर्ट के और जियोडेसिक्स के, हम उनको इस्तेमाल करके कर्वेचर की इक्वेशन बनाएंगे, और देन फिर हम उससे अगली क्लास में आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने पहली बार कर्वेचर के बारे में स्टडी करना है कि ये जो हम कर्वेचर की रट लगाई हुई है हमने पहले लेक्चर से अब तक, और एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पेस टाइम की चादर के अंदर कोई बॉल रखें वो स्पेस टाइम को कर्व कर देती है, उसके अंदर एक एक खम पैदा कर देती है। तो वो कर्वेचर है क्या, उसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैसे विजुअलाइज करते हैं, तो ये सारी चीजें हम मंडे की क्लास में देखेंगे। तो मैं अब ओके रिकॉर्डिंग सर। पॉज स्टॉप करने लगा हूँ, अगर आपके क्वेश्चन है तो हम उनको देख लें।